बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने एंटी फंगल ड्रग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसका लास्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है और लास्ट क्लास है। कोशिश करेंगे इसको 1 से 2 लेक्चर के अंदर ही इसको जो है ना वाइंड अप करेंगे और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है एंटी वायरल ड्रग के बारे में होगा। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आप डेली लाइफ के अंदर भी जो है ना इसके यूजेस देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे और ख़ास तौर पे जो पहला लेक्चर है क्लासिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि आप पहले वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इजोल के अंदर कौन कौन सी क्लास है और कौन कौन सी उसके अंदर ड्रग मौजूद है। तो आज हम उसी एजोल जो कि लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट जो है ना टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज जो है ना एंटी फंगल ड्रग का जो लास्ट टॉपिक यानी एजोल क्लास है, हमने ये क्लासिफिकेशन जो है ना इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे हमने पढ़ी थी। तो उस बेस पे हम देखें तो एजोल को हम किस कैटेगरी के अंदर देख रहे हैं कि ये जो है ना फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती है, यानी उसकी सिंथेसिस को डिस्टर्ब करेगी, उसको डैमेज करेगी। तो ऑटोमेटिकली जो फंगल का सेल होगा वो डैमेज होएगा, डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। तो एजोल क्लास के अंदर फर्दर जो है ना अगर एग्जाम्पल में देखें या फर्दर उसकी सब डिवीजन के अंदर अगर उसको देख रहे हैं तो उसके अंदर एमिडाजोल और ट्रायाजोल ये दो मेन क्लासेस के अंदर शामिल है। तो हम आगे जो है ना 1 बाय 1 इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्लास की ड्रग होगी उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी रही बात इसके एजोल क्लास का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। हमने पहले मैकेनिज्म दोनों का सेम पढ़ लेना है, उसके बाद जो है ना हमने हर क्लास की जो इम्पोर्टेंट ड्रग होगी जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले जो है ना हमने इसके चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एजोल क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं कि जब न्यूअर यानी उस ओल्डर क्लास जब हम मतलब स्टार्ट में एजोल की क्लास की जो ड्रग डिस्कवर हुई थी तो वो स्टार्ट में उसके एक तो वो आईवी रूट के जरिए से इस्तेमाल किया जा रहा था और दूसरा जो है ना वो टॉक्सिक इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। तो अब क्या हुआ कि एजोल क्लास के अंदर मॉडिफिकेशन की गई उस जो इसके एडवर्स इफेक्ट को देखते हुए हमने क्या किया इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है। तो अब जो नई जो न्यूअर क्लास की यानी एंटी फंगल ड्रग अभी इजाद मतलब हमारे पास क्लासिफिकेशन हम अगर उसको टेबल के अंदर देख रहे हो तो उसके अंदर हम देख रहे होंगे जो अभी डेली लाइफ के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो वो ओरल रूट के जरिए से भी हम उसको दे रहे होते हैं और दूसरा लेस टॉक्सिक होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्डर वन, यानी जो पहले इस क्लास की ड्रग जो है ना हमारे पास डिस्कवर हो चुकी है सिंथेसाइज हो गई है उनकी निस्बत इनका रिजल्ट भी अच्छा है यानी इफेक्ट के हवाले से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले हम जो है ना आईवी रूट के जरिए से इस्तेमाल करते थे, अब हम इसको ओरल रूट के जरिए से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके अलावा टॉपिकल रूट के जरिए से भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बाकी अगर टॉक्सिक इफेक्ट यानी एडवर्स इफेक्ट से हिसाब के उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो है ना इसका टॉक्सिक इफेक्ट भी पहले की निस्बत कम जो है ना रिपोर्ट होता है। उसके बाद जो है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रायाजोल जो है हैव मोर सिलेक्टिव इफेक्ट ऑन द फंगल स्टीरोल। आपको पता है अर्गोस्टिरोल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फंगल की सेल मेम्ब्रेन बनाने सिंथेसिस के लिए। तो क्या हुआ कि जो जो ट्रायाजोल है इसकी सेलेक्टिविटी यानी ये स्पेसिफिकली फंगल के स्टीरोल के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी सेल मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस का प्रोसीजर होता है वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्टर्ब कर यानी स्टॉप कर देता है। तो इसको कंपैरिजन अगर किया जाए तो जो ट्रायाजोल की क्लास के अंदर जो ड्रग आ रही है एज कम्पेयर टू एमिडाजोल तो ये सेलेक्टिव की इसकी अगर हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अगर देखी जाए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ड्रग की बाइंडिंग कैपेसिटी तो ये सेलेक्टिवली जाके फंगल के स्टीरोल के ऊपर जो है ना बाइंड हो जाता है, उसके बाद अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शो कर रहा होता है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ट्रायाजोल जो है ना मोर सिलेक्टिव कैपेसिटी रखता है एज कम्पेयर टू एमिडाजोल। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है
कि क्लोट्राइमाजोल और मिकोनाजोल ये दो इम्पोर्टेंट क्लास इस क्लास के ड्रग हैं, जो कि हम ज़्यादातर इसको टॉपिकली हम देख रहे होते हैं। ऑइंटमेंट की फॉर्म में होता है, क्रीम की फॉर्म में हम इसको देख रहे होते हैं, इसमें ये इस्तेमाल किया जा रहा होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात कर लें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन की है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ये जो है ना हमारे पास फंगल इन्फेक्शन की एग्जांपल दी गई है, जिसके अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दे इनहिबिट द डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स के बारे में हमने जो सबसे पहला लेक्चर हमने अपलोड किया था, यानी इस चैप्टर के स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन के लिए जो हमने लेक्चर दिया, उसके अंदर हमने जो यानी फंगल इन्फेक्शन की जो टाइप्स है उसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना तो वो पहले सुन ले, ताकि आप लोगों को ये सारे के सारे जो इन्फेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं इनके जो है ना अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ये डर्मेटोफाइट्स के अगेंस्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्लास्टोमाइसिस और डर्मेटाइटिस, कैंडिडियासिस और क्रिप्टोकोकस निमोफॉर्म्स के अगेंस्ट जो है ना हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हिस्टोकैप्सुलेटम या अदर जो माइकोसिस के डीप माइकोसिस मियोसिस के माइकोसिस जो हमारी लेयर है, यानी ये फंगल इन्फेक्शन है जो डीप लेयर के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है ना ये तो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट थे। अब हमने इस जो क्लास यानी एजोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये क्लास की ड्रग जो होती है किस तरीके से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल। ये आप लोगों को बताया है कि ये किसी भी फंगल के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने में उसकी सिंथेसिस के लिए ये इम्पोर्टेंट जो है ना कंपोनेंट के तौर पे काम कर रही होती है। तो अगर एर्गोस्टिरोल को इनहिबिट करके इसकी सिंथेसिस को हम रोक देंगे तो जो फंगल के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ऑटोमेटिकली जो है ना वीक प्रोड्यूस होगी या बिल्कुल जो है ना प्रोड्यूस, यानी वो सिंथेसिस का जो प्रोसीजर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो है ना सेल जो है ना डैमेज की तरफ जाएगा, यानी डेड होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम को क्या है कि इसने इनहिबिट करना होता है। वो क्या कर रहा होता है कि ये लिनोसिन 14 अल्फा डी मिथाइलेज एंजाइम है जो कि एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है। क्या किसके ऊपर, ये कन्वर्ट कर रहा होता है डेंसोस्टिरोल को एर्गोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये जो एजोल की क्लास होती है वो इस स्टेप को ब्लॉक कर रही होती है, यानी लेंजोस्टिरोल से आगे जो है ना एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रही होती है। ये आप देख रहे हैं कि लेंजोसिन 14 अल्फा डी मिथाइल एंजाइम होता है, ये लेनोस्टिरोल को जो है ना कन्वर्ट कर रहा होता है एर्गोस्टिरोल के अंदर। लेकिन क्या कि हमारे पास जो एजोल की क्लास है इसने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर इसको आके बाइंड हो जाना है, इसकी कन्वर्जन को यानी लेंजोस्टिरोल को कन्वर्ट नहीं होने देना किसके अंदर, एर्गोस्टिरोल के अंदर। तो जब एर्गोस्टिरोल प्रोड्यूस नहीं होगा तो इससे फंगल के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं सिंथेसाइज हो पाएगी। जब वो नहीं सिंथेसिस होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फंगल का जो सेल होगा वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाएगा। यानी रिजल्ट के तौर पर क्या है कि एर्गोस्टिरोल डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसकी सिंथेसिस हमने डिस्टर्ब कर दिया है, तो वीक फंगल सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है ना इसके सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फंगल का सेल है वो क्या होगा लाइसिस की तरफ चला जाएगा, यानी उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेलेक्टिव फॉर फंगल एज कंपेयर टू ह्यूमन, यानी क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये इफेक्ट कर रही है तो इसका सबसे यानी सेलेक्टिवली इफेक्ट होता है, ये जाके फंगल के सेल की जो एर्गोस्टिरोल यानी स्टिरोल की फॉर्म में पाया जा रहा है उसके ऊपर जाके बाइंड हो रहा है एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन के अंदर इसने नहीं बाइंड होना होता है, बल्कि जाके ये सेलेक्टिव पीस के अंदर कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो सेलेक्टिवली जाके फंगल के सेल के साथ जो है ना बाइंड होना होता है। तो ये यहाँ तक जो है ना हमने एर्गोस्टिरोल की जो क्लास है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए और उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। अब हम इसी क्लास में से यानी अमीडाजोल की एक इम्पोर्टेंट क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा
लेकिन चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आगे नेक्स्ट हमारे पास अमीडाजोल की एक इम्पोर्टेंट ड्रग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कीटोकोनाजोल, ये अक्सर आप लोगों ने डेली लाइफ के अंदर फंगल इन्फेक्शन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हुए देखा होगा आप लोगों ने। तो इसका बेसिकली अगर क्लास के वाले से देखा जाए तो इमिडाजोल के अंदर आ रही है, और दूसरी बात ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को यानी उसके ऊपर जाके इफेक्ट कर रही होती है। वही बात जो हमने अभी पढ़ी है कि अर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस जो है ना, ये जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, यानी उसकी सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगी। तो उसके बाद हमने ये मैकेनिज्म तो उसका डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कीटोकोनाजोल इज द फर्स्ट ओरल एजोल वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, यानी ये वाहिद यानी फर्स्ट एजोल क्लास की ड्रग है जो कि पहली दफा यानी ओरल रूट के जरिए से इस्तेमाल की, और इसकी एब्जॉर्प्शन ओरल रूट के जरिए से वेल एब्जॉर्ब है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसकी एब्जॉर्प्शन को मजीद हमने बढ़ाना है तो क्या करेंगे, फूड के साथ या लो इस गैस्ट्रिक पीएच के ऊपर, लो पीएच के ऊपर हम जब इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर हम गैस्ट्रिक पीएच लो होगी यानी एसिडिक मटेरियल ज़्यादा होगा, एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो उस वक्त इसकी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी दौरान यानी इसकी कॉम्बिनेशन इसके साथ ही अगर हम एंटीएसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं या पीपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या हिस्टामिन एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले वो एजेंट हैं जो कि एचसीएल की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी यानी एसिडिक मटेरियल या पीएच लेवल कम होगा, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली ड्रग जो इसकी एचसीएल की प्रोडक्शन को कम कर रही थी, एसिडिक मटेरियल कम हो रहा है, तो क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। यहाँ पे हमने इनहेंस किया है, ये देखा है कि एसिडिक मटेरियल अगर होगा, एसिडिक मीडिया मिलेगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम एंटीएसिड वगैरह पीपीआई प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो कि एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उस हिसाब से इसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। तो आपको पता है कि किसी भी ड्रग की जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी एक्टिविटी है, जिस तरह यहाँ पे फंगल एक्टिविटी होगी, तो फंगल के आगे जो उसने वर्क करना था, एक्शन दिखाना था, यानी उसकी एक्टिविटी थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। जिसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी उसकी एक्टिविटी यानी उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन का किस किस से पाथवे के जरिए से, सलाइवा के जरिए से हो रही होती है, स्किन, बोन्स, पेरिटोनियल, साइनोविया, फ्लोरा और एक्वस सोमेल से, इसके जरिए से जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। उसके बाद जो है ना एंट्री इनटू सीएसएफ इन द लिमिटेड, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है ना इसकी एंट्री बहुत यानी लिमिटेड होती है, कुछ हद तक होती है, यानी हम उसको ये कह सकते हैं कि ये लिमिटेड इसकी सप्लाई होती है, यानी इसकी लिमिटेड एंट्री होती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेटिव एंड डी एल्काइलेशन प्रोसेस के जरिए से इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है, इट इनहिबिट द यानी साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो अगर आप लोगों को ये पॉइंट का पता होगा कि अगर इस ड्रग ने साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करवा देना है, तो ये वाला एंजाइम क्या था कि लिवर के अंदर किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, जो अगर साथ के इसके साथ दे रहे हैं तो जाहिर है उसका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर एंजाइम मौजूद है जो मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, उसने क्या करना है, क्योंकि इनहिबिशन से उसकी एक्टिविटी लो हो जाएगी, यानी वो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसकी मेटाबॉलिज्म जो है ना अदर ड्रग की अगर इसके साथ दे रहे हैं
तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर बात कर लें तो ऑप्टिमम डोज के ऊपर, यानी हम जो ऑप्टिमम डोज मैक्सिमम डोज जो दे रहे हैं उसके ऊपर क्या है, कौन कौन से नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह, एलर्जिक रिएक्शन ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम, और बहुत रेयर चांस के अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये रेयर चांस यानी ये रेयर रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास अगर लार्ज डोज यानी हैवी डोज को देखें, यानी ये पहले ऑप्टिमल डोज हमने देखी, अब यहाँ पे लार्ज डोज, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये बायोसिंथेसिस ये डिक्रीज करवा रही है किसकी, एड्रिनल ग्लैंड और गोनाडल स्टीरॉयडल हार्मोन की जो है ना ये प्रोडक्शन कम कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, गायनोकोमेस्टिया, ये इनफर्टिलिटी और डिक्रीज लिबिडो और मेस्ट्रुअल साइकिल जो है ये डिस्टर्ब, यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड यानी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अगेंस्ट जो है ना, क्योंकि ये हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसकी वजह से इसके रिलेटेड ही ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी इसकी वजह से ये सारे जो है ना हमें एडवर्स इफेक्ट यानी ये लार्ज डोज पे हम देख रहे होते हैं। उसके बाद बात आ गई कि इसके यूजेस, मेजर यूजेस हमने पहले मेजर इसके क्लास के अंदर हमने देखा कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज ए एंटी फंगल ड्रग के तौर पे काम कर रही होती है, तो वहां पे हमने देखा, यहाँ पे हम कुछ उसको रिवाइज करते हैं कि म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस या डर्मोफाइट्स के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। और उसके बाद है क्यूटेनियस लेशमिनियासिस, ये एंटी फंगल ड्रग के तौर पर यह ड्रग इस्तेमाल की जा रही होती है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है ना हमारे पास दिए गए हैं, इसके अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद आखिरी 2 पॉइंट है कि ये ड्रग इंट्रक्शन यानी अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम ड्रग दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। पहले भी हमने देखा कि इसकी जब हम कॉम्बिनेशन में हम दे रहे होते तो एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो रही है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रही थी। अगर हम इसके साथ रेफेम्पिसिन या फेनिटाइन अगर हम देते हैं तो ये क्या करेगा कि ये कीटोकोनाजोल को क्या करेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करवा देगी, क्योंकि ये दोनों एंजाइम इंड्यूसर है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। तो वो क्या करेगा, इस कीटोकोनाजोल की मेटाबॉलिज्म स्पीड के साथ हो जाएगी, और जब स्पीड के साथ होगी तो जाहिर है इसकी एंटी फंगल जो एक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद बॉडी से जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो इसकी एक्टिविटी जो हमारे टारगेटेड होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इसकी एंटी फंगल एक्टिविटी ये डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, जब इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा इन दो ड्रग के साथ अगर हम दे रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होती है ऑफ सल्फोनाइलयूरेसिस के साथ जब हम देखें तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगी तो जाहिर है इसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा देर तक जो है ना हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। जब अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि इम्पोर्टेंट जो है ना सिचुएशन है, ड्रग इंट्रैक्शन हमने देखा जिसके अंदर इसका मेटाबॉलिज्म जो है ना इस ड्रग का या तो कम हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, तो यानी या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम ये स्पेसिफिक डोज यानी स्पेसिफिक जो है ना सिचुएशन के अंदर कॉम्बिनेशन में हम जब भी ड्रग दे रहे होते हैं तो इस चीज़ को देखना होता है कि क्या आपस में इनका इंटरेक्शन तो नहीं है, इनका मेटाबॉलिज्म किसी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं होगा या इसकी एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब तो नहीं होगी। तो इस चीज़ इन पॉइंट को हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नोट करना होगा। तो यहाँ तक जो है ना हमारा आज का जो एजोल क्लास का एमेडाजोल यानी सब कैटेगरी के अंदर एमेडाजोल हमने पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंट ड्रग हमने डिस्कस कर ली है। कल हमारे पास एक जो है ना क्लास है ट्रायाजोल, और उसके बाद 1-2 और मतलब इम्पोर्टेंट ड्रग होगी जो कि एज ए टॉपिकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। बाकी आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक ज़रूर देंगे ताकि आने वाले लेक्चर हम इससे भी बेहतर बना सके, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आने वाली होगी हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे ताकि आप लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए।
तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। अल्लाह हाफ़िज़।